आज का लेक्चर जो कि ऑसिलेशंस और स्पेसिफिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में होने वाला है, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल से कि लेट्स से कि हमारे पास एक वॉल है। अब मेरे पास एक चूंटी या एंट है जो कि इस वॉल को चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो होता क्या है कि हमारी ये जो चूंटी है ये वॉल के बॉटम से चढ़ना स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कांस्टेंट स्पीड पे वॉल को ऊपर क्लाइम करने की कोशिश करती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे वो स्लिप होती है और एकदम से नीचे गिर जाती है। और फिर गिरने के बाद अगेन जो एंट होती है वो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर मूव करना स्टार्ट करती है और उसी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अगेन वो स्लिप होकर फौरन नीचे गिर जाती है और ये मोशन रिपीट होता रहता है। यानी कि एंट ऊपर चढ़ती है स्लो स्पीड में और एकदम से नीचे गिर जाती है। इसी इन्फॉर्मेशन को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, यानी कि जब हमारी एंट वॉल को क्लाइम कर रही है तो जो टाइम पास हो गया उसको मैं एक्स एक्सिस पे लेबल करूं और जो हाइट है हमारे एंट की अबव ग्राउंड यानी कि वॉल पे कितनी हाइट है उसको मैं वाई एक्सिस पे लेबल करूं। तो इनिशियली जब हमारी एंट ने ग्राउंड से स्टार्ट किया तो हमारे एंट की जो हाइट थी वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ रही थी, यानी कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था हमारी एंट वॉल को क्लाइम किए जा रही थी। लेकिन एक हाइट ऐसी थी जिसको मैं एच लेबल कर रहा हूं जो कि लेट्स से यहां पर थी वॉल के, जहां पर पहुंचते ही हमारी एंट जो थी वो स्लिप कर गई और फिर वो बहुत स्पीड से नीचे गिर गई और फिर अगेन हमारी एंट ने उसी स्पीड से दोबारा ऊपर क्लाइम करना शुरू किया और उसी मैक्सिमम हाइट में पहुंच के अगेन हमारी एंट स्लिप हुई और वो चूंटी गिरती गिरती दोबारा ग्राउंड पर आ गई। अब ये जो चूंटी का मोशन है कि कांस्टेंट स्पीड से ऊपर मूव करना और फिर जल्दी से स्लिप होके नीचे गिर जाना, ये हमारे पास एक पीरियोडिक मोशन है। यानी कि पीरियोडिक मोशन हमारे पास एक ऐसा मोशन होता है विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। लेट्स से ग्राउंड से स्टार्ट करने और वापस ग्राउंड पर ही गिरने का जो टाइम है उसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्योंकि ये मेरे पास पीरियोडिक मोशन है तो मेरे पास ये मोशन रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ रिपीट हो रहा है। यानी कि जितना टाइम मेरी एंड ने पहली दफा वॉल के ऊपर मैक्सिमम हाइट से गिरने में लिया था उतना ही टाइम उसको दोबारा लगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने और गिरने के लिए। और ऐसा मोशन जो कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद बार बार अपने आप को रिपीट करे उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। यानी कि लेट्स से कि मेरे पास एक बंदा है जो कि स्टेयर केस के बॉटम में खड़ा है इनिशियली ग्राउंड पे और ये बंदा कांस्टेंट स्पीड पे स्टेयर केस को क्लाइंब करता है और आफ्टर 5 सेकेंड्स वो हमारे पास टॉप पे पहुंच जाता है। उसके बाद ये बंदा अगले 2 सेकंड के लिए टॉप पे रेस्ट करता है और रेस्ट करने के बाद वो वापस नीचे आना शुरू करता है और 3 सेकंड के बाद वो बॉटम पे पहुंच जाता है और फिर वो 1 सेकंड बॉटम पे रेस्ट करता है और रेस्ट करने के बाद वो दोबारा अगले 5 सेकंड में टॉप पे पहुंच जाता है। फिर 2 सेकंड टॉप पे वेट करता है, फिर 3 सेकंड उसको नीचे आने में लगते हैं और फिर वो 1 सेकंड बॉटम पे वेट करता है और यही मोशन उसका रिपीट होता रहता है। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ में प्लॉट करूं तो कुछ इस तरह होगी कि इनिशियली हमारा बंदा ग्राउंड से स्टार्ट किया और फिर उसको 5 सेकंड लगे टॉप पे पहुंचने के लिए और फिर उसने टॉप पे 2 सेकंड के लिए वेट किया और फिर उसको 3 सेकंड लगे वापस बॉटम में आने के लिए और फिर अगेन उसने बॉटम पे 1 सेकंड का सिर्फ वेट किया और फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की और फिर उसको ऊपर जाने में 5 सेकंड लगे। 5 सेकंड लगे जब वो टॉप पे पहुंच गया तो उसने अगेन 2 सेकंड का रेस्ट किया, 3 सेकंड लगे उसको नीचे आने में, दोबारा 1 सेकंड का रेस्ट किया और फिर दोबारा उसको 5 सेकंड लगे टॉप पे जाने के लिए, टॉप पे 2 सेकंड रेस्ट किया, अगेन 3 सेकंड लगे नीचे आने में और 1 सेकंड रेस्ट किया और ये कंटिन्यू होता रहा। तो इस ग्राफ को देख के अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो आपके पास ऑसिलेशंस होती हैं यानी कि आपके पास जो पीरियोडिक मोशन होता है उसके जो ग्राफ की शेप होती है वो भी रिपीट होती है पीरियोडिकली। अब जो हमारे पास ये वाला ग्राफ बना है और जो ग्राफ ऊपर बना था वो दोनों हमारे पास ऑसिलेशन के ग्राफ तो हैं लेकिन ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक के ग्राफ्स नहीं हैं। अब हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो होता तो हमारे पास पीरियोडिक मोशन है, यानी कि हर कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है और अगर वो हर कुछ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है तो ऑब्वियसली मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी एक ऑसिलेशन कह सकता हूं। लेकिन हर ऑसिलेशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, यानी कि नॉट एवरी ऑसिलेशन इज सिंपल हार्मोनिक। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल जो कि हम सब ने एक्सपीरियंस की हुई है वो है स्प्रिंग मैच सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वॉल है। अब इस वॉल के साथ मैंने एक स्प्रिंग फिक्स किया हुआ है और इस स्प्रिंग के एंड पे
मेरे पास एक मैस अटैच्ड है। अब इनिशियली ये वाला जो मेरे पास मैस है ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने का मतलब ये कि ये अभी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास सिंपली वही पोजीशन होती है जहां पे आपके पास जो नेट फोर्स होती है, जो मैस पैक कर रही होती है, वो जीरो होती है, क्योंकि अभी हमारे पास स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच्ड है, यानी कि अभी इसमें कोई टेंशन फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये कि यही मेरे मैस की जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और फिर अगर मैं अपने मैस को खींच के यानी कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करके इस पोजीशन तक ले आऊं, यानी कि कुछ इस तरह, तो अब इस पोजीशन को जहां तक मैंने अपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है उसको मैं कहता हूं एक्सट्रीम पोजीशन। और क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर थी, और लेट्स से कि ये जो हमने अपने स्प्रिंग को मैक्सिमम स्ट्रेच किया यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारा स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ उसको मैं एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर हमारे स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k के इक्वल है, तो हमें पता है कि हमारे मैस पे जो स्प्रिंग की वजह से फोर्स एग्जर्ट होगी वो फोर्स हमारे पास इक्वल होगी सिंपली स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, कि इस केस में हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे x नॉट है। और अब अगर मैं अपने मैस को एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रिलीज कर दूं यानी कि छोड़ दूं, तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू मैस टाइम्स एक्सेलरेशन। क्योंकि मेरे पास इस स्मॉल m पे फोर्स एग्जर्ट हो रही है स्प्रिंग की वजह से, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास मैस है ये एक्सेलरेट करेगा, और ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये हमारे पास सिंपली इक्वल होगी जो हमारे पास फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय इस बॉक्स के मैस के, जो कि m है। यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स x नॉट, जिससे हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ रही है डिवाइडेड बाय मैस। अब हमें ये तो पता चल गया क्योंकि इस मैस पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, इस पे एक्सेलरेशन हो रही है, तो ये अब वापस आने की कोशिश करेगा। जब हमारे पास ये मैस वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आता आता इस पॉइंट पे पहुंचेगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि यहां पर पहुंच के जो मेरे मैस की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो सिंपली x हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये कि यहां पर जब मेरे मैस की डिस्प्लेसमेंट सिंपली x हो जाएगी तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी कि जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इतनी थी x नॉट, उससे कम होगी एक्सेलरेशन या उससे ज्यादा होगी। बात ये कि एक्सेलरेशन तो आपके पास सिंपली होती है फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। अब इस पॉइंट पे जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सिंपली x की इक्वल है, तो क्योंकि हमारा स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कम स्ट्रेच हुआ हुआ है यानी कि x की वैल्यू x नॉट से छोटी है, तो आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी स्प्रिंग की जो मैस को अपनी तरफ खींच रही होगी वो भी कम होगी, यानी कि हुकीज लॉ के मुताबिक जो कि कहते हैं फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जितना आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया होगा वो कम होगा, तो ऑब्वियसली आपके पास जो फोर्स की वैल्यू होगी जो कि स्प्रिंग एग्जर्ट कर रहा होगा मैस पे, जिसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स कहता हूं, उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। हुकीज लॉ में ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है ना, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये कि अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे फिर लेफ्ट साइड को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि आप एक बात नोट करें कि जब भी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी यानी कि जो डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से वो राइट की तरफ होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर राइट की साइड पे हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो जब हम इस इक्वेशन में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को पुट करेंगे, लेट्स से आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो इक्वल है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर के। अब इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्प्रिंग है जिसको अगर आप 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करें तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो 2 न्यूटन की इक्वल होगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर की इक्वल है यानी कि राइट साइड पे, तो अगर मैं इस फॉर्मूले से फोर्स निकालूं तो वो मेरे पास इक्वल हो जाएगी -2 न्यूटन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा कि इस केस में हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है -4 न्यूटन। ये जो नेगेटिव साइन है इसकी सिग्निफिकेंस ये कि क्योंकि हमने सारी क्वांटिटीज जो कि लेफ्ट की साइड पे हैं उनको नेगेटिव कंसीडर किया है, तो अब क्योंकि हमारे पास फोर्स भी नेगेटिव आई है तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये फोर्स भी मैस पे, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है। लेट्स से कि अब जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर नहीं बल्कि पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर हो गई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कम हो गई है या हमारा मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन के और करीब आ गया। तो अब जो हमारे पास
रिजल्टेंट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स ऐड कर रही है उसकी वैल्यू है माइनस स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट विच इज दिस टाइम 1 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो हमारे पास फोर्स ऐड कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ -2 न्यूटन। यानी कि जैसे जैसे हमारा मैस एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ बढ़ेगा तो उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी स्प्रिंग की वजह से वो भी कम होती रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन होती है फोर्स ओवर मैस और जो मैस है वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो जैसे से हमारे पास फोर्स की वैल्यू कम होती रहेगी वैसे वैसे हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी इस मैस की वो भी कम होती रहेगी। यानी कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है ये हमारे पास मैक्सिमम होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि सिंपली हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब हमारे पास मैक्सिमम होगी तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी स्प्रिंग की वजह से, और रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। अब हमारा मैस जब एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करता करता अगेन अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यानी कि जब उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये कि इस पॉइंट पे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की वजह से वो हमारे पास होती है स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, या जितना हमारा स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्योंकि हमारे स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट होगी या जो हमारा स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो अपनी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे वापस आ गया। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो भी हमारे पास 0 के इक्वल होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन विल माय मैस स्टॉप मूविंग। बात ये कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ठीक है हमारे पास नेट फोर्स तो 0 है, और अगर नेट फोर्स 0 है तो यानी कि एक्सेलरेशन भी 0 है। लेकिन अब इसका हर किस ये मतलब नहीं है कि हमारे मैस की जो वेलोसिटी है वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 हो जाएगी। अब उसकी वजह ये है जब हमारा मैस लेट से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो उस पे फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, यानी कि उसकी जो स्पीड थी वो हमारे पास बढ़ रही थी। इस पॉइंट पे बेशक हमारे पास एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा हो गया क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी क्योंकि फोर्स लग रही है तो हमारे पास स्पीड अभी भी हमारे मैस की इंक्रीज हो रही है। इवन इस पॉइंट पे जब हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी हो जाएगी तो तब भी हमारे पास जो स्पीड होगी वो मैस की बढ़ ही रही होगी। यानी कि लेट्स से एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास स्पीड v1 है, इस पॉइंट पे v2 है, इस पॉइंट पे v3 है, तो हमारे पास v3 जो होगी वो v2 से बड़ी होगी और जो v2 होगी वो हमारे पास v1 से बड़ी होगी, क्योंकि बेशक एक्सेलरेशन हमारे पास v1 पे मैक्स है लेकिन क्योंकि इस पॉइंट पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ ही ऐड करिए तो बेशक हमारे पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो गया लेकिन स्पीड तो अभी भी बढ़ रही है ना। मूव करता करता जब हमारा मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगा तो हमारे पास जो v4 होगी जो कि उसकी स्पीड है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो हमारे पास v3 से भी बड़ी होगी। यानी कि बेशक हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलरेशन तो 0 है, यानी कि अब हमारे पास स्पीड बढ़ नहीं रही, लेकिन लेट्स से कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड 40 मीटर्स पर सेकंड हो गई है, तो अब वो 40 मीटर्स पर सेकंड जब उस पर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं ऐड कर रही तो वो 40 मीटर पर सेकंड 0 तो नहीं हो सकती ना। वो 40 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड 40 मीटर्स पर सेकंड की ही स्पीड रहेगी क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं एक्ट कर रही। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर ये कि नो, आवर मैस विल नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी ये है कि अगर कोई चीज मूव करती है तो वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड पे जब तक उसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं उस पर एक्ट करेगी, और इक्विलिब्रियम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसकी वजह से हमारी वेलोसिटी हरगिज 0 नहीं होगी, बल्कि इन फैक्ट ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी होगी अगर मैं डायरेक्शन को कंसीडर ना करूं तो जो मेरे पास स्पीड होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दैट विल बी मैक्सिमम। अब उसकी वजह यह कि जब मेरा मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करके, क्योंकि उसकी स्पीड लेफ्ट की तरफ थी और उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्ट करी थी, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ ही मूव करता करता जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर लेगा, अब जो मेरे मैस की डिस्प्लेसमेंट है, आप एक बात नोट करें क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अब डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ है तो हमारे पास नेगेटिव होगी है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होते ही जो हमारे पास स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही थी माइनस के टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, के लेट से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब -0.5 सेंटीमीटर हो गई है और हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट अभी भी क्योंकि वही स्प्रिंग है
2 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, तो हमारे पास अब जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू है -2 न्यूटन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय -0.5 सेंटीमीटर। अब बात यह कि ये माइनस और माइनस का साइन जो है आपके पास मिलके पॉजिटिव बना देगा और आपके पास जो फोर्स आएगी वो +1 न्यूटन आएगी। ये जो पॉजिटिव साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अब जो हमारे पास फोर्स एग्जर्ट हो रही है हमारे मैस पे वो राइट साइड की जानिब है। अब आप इस बात को लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि लेट्स से कि हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो इनिशियली हमारा स्प्रिंग जो था वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज्यादा हुआ था, यानी कि वो स्ट्रेच हुआ था। जब भी स्प्रिंग हमारे पास स्ट्रेच होता है तो वो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वो हमारे पास लेफ्ट की तरफ लगाएगा। लेकिन अब जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही नेगेटिव हो गई है तो अब हमारा जो स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेस हो गया है। जब हमारा स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्रेस होने के बाद जो फोर्स लगाएगा वो राइट की तरफ लगाएगा, यानी कि जो हमारा स्प्रिंग है वो तो सिंपली यही चाहता है कि मैं वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके बैठ जाऊं जहां पे मैं ना ही स्ट्रेच हुआ हूं ना ही कॉम्प्रेस हुआ हूं। लेकिन अब क्योंकि आपने अपने स्प्रिंग को एक्स्ट्रा कॉम्प्रेस कर दिया तो अब वो क्या कहेगा, वो वापस राइट साइड की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, इसलिए हमारे पास जो फोर्स है वो भी पॉजिटिव आ रही है। अब बात यह कि जो हमारे मैस की वेलोसिटी है वो हमारे पास है लेफ्ट की तरफ, जबकि हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास लग रही है राइट की तरफ। जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है राइट की तरफ। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे फिर हमारे मैस की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर मेरा मैस लेफ्ट की तरफ मूव करता 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 करता, क्योंकि इस मैस पे जो फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास लेफ्ट की तरफ है, मूव करते करते इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती रहेगी, क्योंकि इसको जोर लगाना पड़े, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, वो स्प्रिंग के खिलाफ जा रहा है हमारा मैस। एक पॉइंट ऐसा आएगा अब हमारे पास अगेन ये जो हमारा मैस है इसकी वेलोसिटी कम होते होते हमारे पास जीरो हो जाएगी और जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी उस पॉइंट को मैं कहूंगा एक्सट्रीम पोजीशन। बात नोट करें, अगर हमारे पास जो राइट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन थी उसकी हमारे पास मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट थी वो x नॉट थी, तो लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास -x नॉट होगी, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशंस ऑन ईच साइड विल बी सेम। यानी कि अगर हमने इनिशियली 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिलीज किया था तो ये फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाते तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पास करते करते इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू होगी और अगेन जब ये जाके रुकेगा जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जिसको मैं लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन कह रहा हूं, वहां पर जाके जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो -4 सेंटीमीटर हो चुकी होगी, यानी कि एग्जैक्टली जितनी हमारी राइट पे थी मैग्नीट्यूड उतना ही लेफ्ट पे होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और फिर लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन अब हमारे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू है -k टाइम्स -x नॉट, यानी कि हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह लग रही है और वेलोसिटी जीरो है लेकिन फोर्स लग रही है। तो अब क्या होगा, हमारे पास अगेन एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन यानी कि राइट साइड भी होगी, यानी कि हमारा जो मैस है वो रुकने के बाद अगेन अब वो स्पीड गेन करना स्टार्ट करेगा। अब जो वो वेलोसिटी गेन करेगा वो हमारे पास राइट साइड की डायरेक्शन में होगी और फिर अगेन जब मेरा मैस लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करता 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 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो क्योंकि मेरे पास थ्रू आउट द जर्नी जो मेरे पास एक्सेलरेशन थी उसका बेशक राइट साइड पे मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा था क्योंकि अब स्प्रिंग का जो कंप्रेशन था वो भी कम होता जा रहा था, लेकिन अगर इसको मैं V1 कहूँ, इसको मैं V2 कहूँ, इसको V3 कहूँ, V3 जो होगी वो ग्रेटर होगी V2 से और V2 जो होगी वो ग्रेटर होगी V1 से, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगेन आपके पास जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। इस दफा इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करते हुए हमारी स्पीड लेफ्ट की तरफ नहीं है बल्कि राइट की तरफ है, यानी कि ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस दफा हमारे पास जो वेलोसिटी है वेलोसिटी तो डिफरेंट है क्योंकि लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूव करते हुए हमारा जो मैस है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अब वो राइट की तरफ जा रहा है। और फिर अगेन जब हमारा मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करके एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो अब उसके पास जो स्पीड है वो राइट की तरफ है, लेकिन अब जो मेरा स्प्रिंग होगा
वो उस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि अगेन उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट होगी। फिर अगेन जब मेरा मैस राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो मेरे मैस की स्पीड कम होती 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 जीरो हो जाएगी। और फिर अगेन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन, इंटायर साइकिल विल स्टार्ट अगेन। यानी कि कहने का मतलब ये कि अब मेरा मैस अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, बिल्कुल इस तरह जहां पे अभी पड़ा है। और ये वही डायग्राम है जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बनाई थी जब मैंने मैस को रिलीज किया था। यानी कि अब ये जो प्रोसेस है ये दोबारा रिपीट होगा। मेरा मैस अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मूव करेगा, फिर उसकी स्पीड अगेन कम होगी, लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करेगा, फिर उसकी दोबारा स्पीड बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, फिर अगेन राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करते करते उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और फिर ये जो साइकिल है ये हमारे पास रिपीट होता रहेगा। इसीलिए ये जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारे पास एक पीरियोडिक मोशन है। इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं क्योंकि ये अगेन रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। अब जो सिनेरियो मैंने पहले डिस्क्राइब किया, अगर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि इनिशियली मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी वो मेरे पास पॉजिटिव थी। उसके बाद क्योंकि मेरा मैस राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ने के बाद लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो हमारे पास कम हुए जा रही थी। और फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचते ही हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगी। यानी कि ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जब हमारा पहली दफा मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा था। फिर मेरा मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन मूव करने के बाद भी लेफ्ट की तरफ मूव करता रहा और लेफ्ट में मूव करते करते एक ऐसा पॉइंट आया जब उसकी अगेन जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई। और वेलोसिटी जीरो होने के बाद अब क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव थी, लेफ्ट साइड पे थी, इसलिए ये जो है नेगेटिव है। उसके बाद मेरा मैस क्योंकि दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगेन बढ़ना स्टार्ट हुई, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव होना स्टार्ट हुई। और फिर अगेन मेरा जो मैस है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास किया, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ थी और राइट की तरफ थी तो अगेन वो मूव करता 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 राइट की तरफ पहुंचा। और क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी एक पॉइंट आया जब उसकी वेलोसिटी अगेन जीरो होगी। और फिर जैसे मैंने बताया कि ये साइकिल हमारे पास रिपीट होता रहेगा तो हमारे पास ये जो मोशन है बार बार राइट जाना फिर लेफ्ट जाना ये कंटिन्यू होता रहेगा। ये जो ग्राफ है ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है। इस ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आपको याद रखनी है वो ये कि जो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम मीन पोजीशन या जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो हमें टाइम लगा है अपनी राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन से चल के वापस राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने का, जो हमारे पास क्रस्ट टू क्रस्ट जो हमारे पास टाइम है, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। लेट्स से कि मैं सपोज कर रहा हूं ये मेरे पास 0.5 सेकंड था, ये मेरे पास 1 सेकंड था, ये मेरे पास 1.5 सेकंड था और ये मेरे पास जाके 2 सेकंड था। तो इस केस में मेरे पास जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो 2 सेकंड है। यानी कि 2 सेकंड के बाद पहली बात तो ये कि वो अपनी ही जगह पे वापस पहुंच गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहा था। यानी कि इस पॉइंट पे भी वो लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के भी वो लेफ्ट की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा था। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आप इन दो पॉइंट्स की बात करें तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो टाइम है ये हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है। की वजह ये कि जब फर्स्ट टाइम हमारा मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव किया तो वो हमारा मैस लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हुए जा रही थी। लेकिन जब दूसरी दफा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव किया तो तब उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हुए जा रही है क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। बेशक हमारे पास पॉइंट सेम है लेकिन क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो टाइम है वो टाइम पीरियड है। लेकिन यहां पर जब मेरा मैस अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा तो इस पॉइंट पे क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम हो रही थी तो यानी कि हमारे पास वेलोसिटी भी अब लेफ्ट की तरफ है और हमारा मैस है भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास टाइम है ये टाइम मेरे पास टाइम पीरियड के इक्वल है। यानी कि आप टाइम पीरियड की वैल्यू ऐसे निकालें या क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस लेके निकालें या आप ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस लेके निकालें, आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन आपको याद ये रखना है टू फाइंड टाइम पीरियड फ्रॉम ग्राफ
मेक श्योर डिस्प्लेसमेंट इज सेम। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आपकी जो वेलोसिटी है वो भी सेम होनी चाहिए, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि आपको डायरेक्शन का ध्यान देना है, डायरेक्शन भी आपके पास सेम होनी चाहिए। और अब अगर मुझे टाइम पीरियड की वैल्यू पता है, लेट्स से मेरे पास जो टाइम पीरियड आया है वो मेरे पास कैपिटल टी के इक्वल है, तो फिर इस मैस की ऑसिलेशन जो हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, यानी कि मेरा मैस एक सेकंड में अपने कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। सपोज मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यू 0.2 सेकंड थी, यानी कि 0.2 सेकंड के बाद वो जिस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ था वो घूम के उसी एक्सट्रीम पोजीशन में वापस आ गया है, और उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी सब कुछ सेम है। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में, तो अगर टाइम पीरियड 0.2 सेकंड है तो हमें पता है कितने साइकिल वो कंप्लीट करेगा, 5 साइकिल कंप्लीट करेगा। और अगर मैं फॉर्मूला भी यूज करके देखूं तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 0.2 वो मेरे पास 5 ही आ रही है, और उसका जो यूनिट होता है वो पर सेकंड होता है, और पर सेकंड को हम हर्ट्ज कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज आ रही है। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने शेप एग्जैक्टली यही क्यों चुनी। मतलब मैं आपको ये तो बता रहा था कि मेरे पास अब डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ऐसे भी तो कम हो सकती थी। मैंने परफेक्ट यही शेप क्यों बनाई है, वजह ये कि इस ग्राफ से जो हमारी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट्स है ना वो भी हमारे पास फुलफिल होंगी। यानी कि मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमारे पास वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही होगी, इसका मतलब है हमारे पास स्लोप बहुत ज्यादा होगी, स्लोप बहुत ज्यादा होगी तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। इस केस में आप देखें जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी, यानी कि जब हम राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे थे, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो बिल्कुल जीरो है, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो जीरो है। लेकिन इस पॉइंट पे हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास नेगेटिव होता जा रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप एक बात देखें, आपका ग्रेडियंट एक तो नेगेटिव है, और दूसरा इस ग्रेडियंट की जो वैल्यू है या इस ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास मैक्सिमम है, बहुत स्टीप है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपके पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। अगेन अब आप देखें ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास कम होती जा रही है, यानी कि अब हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते करते हमारा जो मैस है वो स्लो होता जा रहा है। और इस पॉइंट पे जब हमारा मैस फुल लेफ्ट पे पहुंच जाएगा तो हमारे पास अगेन जो ग्रेडियंट है वो जीरो हो गया। और ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी जीरो हो गई है। और अगेन जब हमें पता था कि हमारा मैच फुल लेफ्ट पे पहुंच गया है, और फिर क्योंकि हमारे पास फोर्स अभी भी राइट साइड पे लग रही थी क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग फुल कॉम्प्रेस हुआ हुआ था, तो हमारे मैच की जो वेलोसिटी है वो हमें याद है कि राइट साइड पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुई। और इस ग्राफ से हमें कैसे पता चल रहा है कि आप देखें कि राइट साइड पे जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू हमारे पास बढ़ती जा रही है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। और ग्रेडियंट पॉजिटिव क्या शो करता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है यानी कि जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में आप देखें ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि ग्रेडियंट या तो फुल पॉजिटिव है या तो बहुत नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट का साइन ऑपोजिट है इसका मतलब है वेलोसिटी भी हमारे पास डिफरेंट है। और अगेन हमारे पास राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करते करते हमारे पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और हमारे पास राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन में मूव करते ही हमारे पास ग्रेडियंट अगेन जीरो हो गया, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी अगेन जीरो हो गई है। इसीलिए यही ग्राफ 100% परफेक्ट ग्राफ है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। और इसी ग्राफ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की बजाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाहूं, सबसे पहले तो आपने सपोज ये करना है कि वाई एक्सिस में अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि वेलोसिटी है। लेट्स से कि ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये आपके पास राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये आपके पास लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इनिशियली जब मेरा मैच राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे था, यानी कि जहां पे उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव थी और मैक्सिमम थी, तो वहां पे क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल रिलीज किया था मैच को, तो वहां पे मेरे पास जो मैच की वेलोसिटी थी वो इनिशियली जीरो थी राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे। उसके बाद जैसे जैसे मेरा मैच इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बढ़ता गया, लेकिन क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमारे पास लेफ्ट की तरफ थी तो इसी वजह से लेफ्ट की तरफ उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारे पास बढ़ता गया।
और फिर वो पॉइंट जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, उस पॉइंट में मेरे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था वो तो मेरे पास मैक्सिमम था, लेकिन क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ थी इसलिए वो नेगेटिव थी। देयरफॉर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास वेलोसिटी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है। उसके बाद लेफ्ट की तरफ मूव करता 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 जब मेरा मैस इस लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा यानी कि इस पोजीशन पे जब उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी थी एक्सट्रीम पोजीशन पे वो जीरो हो गई, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाते जाते मैथ की जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हुई और इस पॉइंट पे जाके वो जीरो हो गई। और फिर अगेन क्योंकि मेरे पास इस एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स राइट की साइड पे लगेगी तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी राइट की साइड पे होगी और वेलोसिटी फिर राइट यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू होगी और वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज होती होती इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। फिर अगेन जब आपका मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा उसकी स्पीड वेलोसिटी राइट साइड पे बढ़ती रहेगी और फिर जब वो अगेन राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करने की कोशिश करेगा तो अब उसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करना पड़ेगा यानी कि अब उसको फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी अपनी वेलोसिटी जो होगी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और मूव करता करता जब वो राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा यानी कि उस पॉइंट पे जब उसकी राइट वाली डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी तो उसके बाद अगेन जो वेलोसिटी होगी जीरो होगी, फिर हमारे पास वेलोसिटी भी बिल्कुल ऐसे वेरी करती रहेगी। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा यानी कि डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, बेशक वो राइट पे जा रही है लेफ्ट पे जा रही है मैग्नीट्यूड आपके पास सेम ही रहेगा। यानी कि अगर वो राइट मूव कर रही है 20 मीटर्स पर सेकंड पे तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट पे मूव करेगी ना तो वो 20 मीटर्स पर सेकंड स्पीड से ही मूव करेगी। और ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये हमारे पास आ कहाँ पे रही है, ये हमारे पास आ रही है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन।